Hello everyone, welcome to exam mode. I am Shubham Verma. I have cleared CDS twice, CAP Assistant Commandant once and SSC CGL once. So from today onwards, I will going to start a daily 5 question series. इस सीरीज का नाम होगा पंचतंत्र सीरीज। इसमें हम यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए के लिए जीएस के 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारे 5 डिफरेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और आपकी होल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब यूपीएससी का लेवल जैसे जैसे टफ होता जा रहा है, यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मांगता है और कई बार उसी में आप फंस जाते हैं। तो इन वीडियोस में हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ रखने वाले हैं ताकि आप सभी की होल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, डील नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश करिएगा कि उसके पीछे के कॉन्सेप्ट जब मैं आपको समझाऊंगा उसे ध्यान से समझिएगा, ताकि अगली बार अगर क्वेश्चन वैसे आपके सामने आते हैं तो आप उसे आसानी से कर सकें और आप ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ट्रेन हो जाएं। तो होपफुली आप सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चन उठाए हैं। इंडियन पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है, सेकंड हिस्ट्री से, थर्ड है आपके इकोनॉमिक्स से, फोर्थ है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और फिफ्थ है आपका ज्योग्राफी से। ठीक है, इन पांचों डायमेंशन से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की वर्किंग के बारे में क्वेश्चन गिवन है, जिसके स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इम्प्लाइज बोथ पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी। सेकेंड स्टेटमेंट है, अ प्राइम मिनिस्टर हु लूजेस मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू रिजाइन इमीडिएटली। थर्ड है आपका, द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर एडवाइस बट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द रिकंसिडर्ड एडवाइस। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए आप, एक होती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होती है आपकी पर्टिकुलर मिनिस्टर की, कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, उसकी होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है लोकसभा के प्रति। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं, याद रखना, लोकसभा के प्रति वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है आपकी पर्टिकुलर मिनिस्टर की, वो होती है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रति। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं और साथ ही साथ आपकी ये लोकसभा के प्रति भी इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 3 में गिवन है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके आर्टिकल नंबर 75 सब क्लॉज 2 में गिवन है। तो अब स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इम्प्लाइज बोथ जॉइंट पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर से हमने समझने की कोशिश करी कि वो आपका बोथ कलेक्टिवली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लोकसभा के प्रति और इंडिविजुअली होता है आपके प्रेसिडेंट के प्रति। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ से करेक्ट है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी कहती है, अ प्राइम मिनिस्टर हु लूजेस मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू रिजाइन इमीडिएटली। तो हाँ जी, ये तो है कि आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर मेजॉरिटी को लूज़ कर देता है लोकसभा में तो वो रिज़ाइन कर देती है, लेकिन यहाँ पर एक इमीडिएटली वर्ड आ गया है, तो इमीडिएटली तो वो रिजाइन नहीं करती है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। एक मौका उसको दिया जाएगा कि वो लोकसभा के फ्लोर में अपनी मेजॉरिटी फिर से साबित कर सके। अगर वो मेजॉरिटी साबित कर लेता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पावर में बनी रहेगी, अदरवाइज क्या होगा कि उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। एक चीज़ इसमें याद रखना आपको कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये आपके सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में कभी नहीं लाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। और नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। किससे? सिंपल मेजॉरिटी से आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। तो यहाँ जो इमीडिएटली वर्ड गिवन है, ये इस स्टेटमेंट को हमारा रॉन्ग कर देता है। अदरवाइज जनरली अगर लिखा होता है, यहाँ पे जनरली लिखा होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी गिवन है, द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर एडवाइस बट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिकंसिडर्ड एडवाइस। मान के चलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
या फिर आपकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया है, उसके बाद वो जाता है आपके प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, और प्रेसिडेंट को अगर उसमें कुछ खराबी लगती है तो प्रेसिडेंट उससे फिर से रिकन्सिडरेशन के लिए हाउसेस में वापस भेज सकता है। ठीक है, हाउस में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा जहाँ से आए हैं वहाँ वो वापस भेज सकते हैं उसे। ठीक है, और फिर हाउस इस पर रिकन्सिडर करेगा, और उसके बाद फिर से वो बिल चाहे अमेंडमेंट के साथ चाहे विदाउट अमेंडमेंट वो प्रेसिडेंट के पास, आपके पास भेजी जाएगी फिर से। तब प्रेसिडेंट पे ये चीज़ बाइंडिंग हो जाती है नेचर की, कि ये बाइंडिंग नेचर की बात है कि प्रेसिडेंट को उसको अप्रूवल देना ही पड़ेगा। ठीक है जी, एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए जा सकता है, उसके बाद अगर फिर से वापस आ जाता है वो बिल तो आपके प्रेसिडेंट को उस पर अप्रूवल देना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ में और आपको दिमाग में रखनी है कि वो कौन कौन से बिल होते हैं जहाँ पर आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में उस बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं। तो वो है आपका मनी बिल। मनी बिल में उनको अप्रूवल देना ही पड़ेगा। और सेकंड बिल होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी आपके प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होती है कि वो पार्लियामेंट के पास फिर से रिकन्सिडरेशन के लिए उस बिल को भेजे। तो ये स्टेटमेंट जनरली आपकी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिडरेशन की बात करी गई है वंस में, और उसके बाद अगर फिर से भेज जाती है तो उस पर अप्रूवल प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। तो ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में से आपकी दो स्टेटमेंट सही है, 1 और 3 ओनली। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखिए, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था और होपफुली आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डील करता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है और ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और बाद में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। विद रेफरेंस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट रिप्रेजेंट अ शिफ्ट फ्रॉम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट टू डायरेक्ट डेफियंस ऑफ द कॉलोनियल लॉ। सेकंड है द मूवमेंट witnessed a greater degree of peasant participation compared to industrial workers. Third है unlike the non-cooperation movement, it maintained uniform intensity throughout its duration. अब ये स्टेट इसकी ऑप्शंस है। एक चीज़ में आप याद रखिएगा कि आपका जो एक चीज़ में याद रखिएगा आप कि आपका जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है जी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आपका, ये आपके 4 फेजेस में चला था। ठीक है, वो फेज़ आपको याद रखने हैं। फर्स्ट फेज जो है आपका, ग्राफ से समझिएगा जी, इसे मान के चलिए ये आपका ग्राफ है, हम ग्राफ से समझते हैं, इससे आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, फर्स्ट फेज जो है वो आपका एक्सक्लेनेशन का फेज आता है, मतलब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सक्लेट करता है। और सेकंड जो फेज़ है वो आपका ट्रूस का फेज़ आता है, मतलब इस समय कोई हलचल नहीं होती है, ये ट्रूस का फेज है, ये सेकंड फेज है और ये फर्स्ट फेज है। जो थर्ड फेज है इसमें फिर से आपका मूवमेंट जो है रिवाइव करता है। ठीक है, रिवाइव करता है, रिवाइवल का फेज है, ये आपका थर्ड फेज है। और फोर्थ फेज जो आपका है, फोर्थ फेज में आपका मूवमेंट डिक्लाइन कर जाता है और मूवमेंट हो जाता है ख़त्म, ये है फोर्थ फेज। तो ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ग्राफ है, 4 फेजेस में हुआ था। फर्स्ट में आपका एक्सक्लेट करता है और सेकंड में आपका ट्रूस में आती है और थर्ड में आपके रिवाइवल फेज होता है और फोर्थ में आपका मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज कब होता है? फर्स्ट फेज जो है ये आपका स्टार्ट हुआ था 1930 मार्च से, सेकंड है आपका 1931 मार्च। ठीक है जी, यहाँ पर आपके गांधी जी ने डांडी यात्रा स्टार्ट करी थी। डांडी मार्च आपके गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जिसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट किया था। ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया था यहाँ से, और साथ ही साथ जो आपके नमक का कानून तोड़ के सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके कॉमन पीपल के लिए सॉल्ट बनाने की जो प्रथा है गांधी जी ने यहीं से स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो सॉल्ट सिंबल था कि हाँ जी हम लोग आपके इंडिपेंडेंट हैं और हमें फॉरेन की जो दी हुई चीज़ें हैं उस पर डिपेंड नहीं होना है, हम खुद के जो बनाई हुई चीज़ें हैं उस पर हम लोग निर्भर रहेंगे ताकि हमारी इंडिया की जो इकॉनमी है वो बूम हो सके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ निकल के आती है जो गांधी जी ने हमें बताने की कोशिश करी थी। ठीक है, सेकंड जो आपका फेज है ये आपका ट्रूस फेज है। ट्रूस फेज कब आता है? जब आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका हुआ था गांधी जी और इरविन के, लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। तो ये आपका मार्च 1931 से लेके ये फेज कब तक चला था?
तो ये फेज चला था आपका दिसंबर 1931 तक, जब तक गांधी जी आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। उस समय ट्रूस की स्थिति थी। फिर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका हो जाता है और कांग्रेस और आपकी जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसमें कोई भी समन्वय नहीं बन पाता है, मतलब कोई भी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता है, तो गांधी जी आपके वापस आ जाते हैं लंदन से वापस। और उसके बाद आपका थर्ड फेज आपका स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ये होता है आपका रिवाइवल फेज। ठीक है, रिवाइवल फेज यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। थर्ड फेज आपका जनवरी 1932 से लेके मई 1933 में हुआ था। इसमें गांधी जी ने आप वापस आए थे, उसके बाद आपकी मास अरेस्ट देखने को मिली थी। ठीक है, मास अरेस्ट यहाँ से देखने को मिला था आपके, और कांग्रेस की जितनी भी लीडरशिप थी उसे जेल के बीच में डाल दिया गया था। ये चीज़ इसमें आपको दिमाग में रखनी है। ये थर्ड रिवाइवल फेज था। और फोर्थ जो आपका फेज होता है, यहाँ पर से फिर आपका मूवमेंट डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, मूवमेंट आपका यहाँ से डिक्लाइन कर जाता है। ये है आपका अप्रैल 1934 का फेज। यहाँ से मूवमेंट डिक्लाइन कर जाता है और मूवमेंट आपका यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ खत्म हो जाता है। तो ये चारों फेज थे जो मैंने आपको समझा दिया, आपके दिमाग में रखना है। अब हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पहली चीज़ तो इसमें आपके पार्टिसिपेंट पूछता है कि आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन से ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें आपको याद रखना है रिच पीजेंट्स। ठीक है, रिच पीजेंट्स ने आपके पार्टिसिपेट किया था। सेकंड ग्रुप है इसमें आपका बिजनेस क्लास। जो बिजनेस क्लास का वर्ग था उसने भी आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि आपका फिक्की, फिक्की जो है आपका जो 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसने भी आपके मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। और ये किस लिए किया था? अगेंस्ट फॉरेन इम्पैक्ट। फॉरेन इम्पैक्ट के अगेंस्ट इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था आपके बिजनेस क्लास ने। और थर्ड जो आपका ग्रुप है जिसने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको याद रखना है वुमेन। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है जी, कि वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था तो नहीं किया था। तो वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। फॉर एग्जांपल आपकी जो सरोजनी नायडू हैं, ठीक है, सरोजनी नायडू ने हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ये आपको दिमाग में रखना है। इन लोगों ने लिकर का बैन की बात करी थी, और साथ ही साथ जो आपकी स्ट्रीट में इन्होंने मार्च किया था और फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट इन्होंने हल्ला बोला था। ठीक है, आपके सरोजनी नायडू इन सब मूवमेंट के ग्रुप ने। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और फोर्थ जो ग्रुप है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको दिमाग में रखना है ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी ने अपने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। किस बात के लिए? इन्होंने वायलेट किया था आपके फॉरेस्ट लॉ को। फॉरेस्ट लॉ को इन्होंने ये वायलेट करने की बात करी थी आपकी ट्राइबल कम्युनिटी ने, ताकि हमारे जो भारत का जो बना हुआ उत्पाद है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे मार्केट में बिक सके। फॉरेन का जो आया हुआ गुड्स है वो हमारे मार्केट में ना बिके, इसलिए आपके ट्राइबल कम्युनिटी ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब पूछा जाता है कि वो कौन कौन सा ग्रुप है जो आपके पार्टिसिपेट नहीं किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ये पूछ लिया जाता है। तो जो आपके पुअर पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट जो थे आपके, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है जी, किस बात के लिए? क्योंकि ये आपके नो रेंट कैंपेन की बात कर रहे थे। नो रेंट कैंपेन की बात कर रहे थे, ठीक है जी, कि हमको कोई रेंट नहीं भरना है ज़मींदार को। लेकिन उस समय आपकी जो कांग्रेस थी वो इस स्थिति में नहीं थी कि वो ज़मींदारों का बाइकआउट कर सके। ठीक है, तो इसलिए नो रेंट कैंपेन का साथ आपके कांग्रेस नहीं दे पाई थी, जिसकी वजह से जो पुअर पीजेंट्स थे आपके, जो पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट आपके नहीं किया था। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट याद रखना है। सेकंड है आपका मुस्लिम वर्ग। मुस्लिम वर्ग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम वर्ग ने पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं किया था। ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। और इसी के साथ ही साथ आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स थे उन्होंने भी आपके पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। फैक्ट्री ओनर्स ने पार्टिसिपेट किया था। फैक्ट्री ओनर्स जो थे वो कांग्रेस के साथ आपके थे, लेकिन आपके जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे ये कांग्रेस के साथ नहीं थे। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। साथ ही साथ जो दलित थे आपके, जो दलित वर्ग है, उसने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके लिए लाना चाहते थे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करने की वजह से ये आपके कांग्रेस के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो ये 5 वर्ग है, आपको दिमाग में रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो कौन कौन से अब जो हमारे मेजर रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अपने तहत अपने अपने एरियाज़ में चलाया था आगे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में। कौन थे आपके? ये थे आपके खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान, जो रेड शर्ट मूवमेंट या फिर खुदाई खिदमतगार मूवमेंट आपके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में लाए थे, ठीक है, खुदाई खिदमतगार। तो इन्होंने आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में चलाया था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये पूछते हैं। और गुजरात में कौन थे? गुजरात में हमारे धरसना जो सॉल्ट फील्ड थी, धरसना सॉल्ट फील्ड में आपके सरोजिनी नायडू और अदर्स ने यहाँ पर आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैरी किया था, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। थर्ड है आपके तमिलनाडु में आपके कौन थे? सी राजगोपालाचार्य ने आपकी डांडी मार्च जैसे हुई थी वैसे इन्होंने सॉल्ट मार्च करी थी आपकी तिरुचिरापल्ली से कहाँ से? तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक आपके एक मार्च करी थी। तमिलनाडु में आपके सी राजगोपालाचार्य ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैरी किया था, ये चीज़ पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा। और लास्ट है आपके मालाबार रीजन में कौन थे आपके? के कलप्पन आपके एक लीडर थे। वे कलिकट से लेके पायनूर तक आपके इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैरी किया था आपकी एक मार्च को लेके, ठीक है। तो मालाबार में के कलप्पन ने ये मार्च की थी। जो चीज़ एग्जाम में आपसे पूछी जाती है तो ये आपको दिमाग में रखना था। तो ये बेसिक आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में था, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब क्वेश्चन की ओर वापस चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन है इट रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट टू डायरेक्ट डिफेंस ऑफ द कॉलोनियल लॉ। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है जी। तो सेकेंड स्टेटमेंट में आपकी बात करी गई थी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने आपके पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं किया था और पीजेंट पार्टिसिपेशन आपका हुआ था। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। पुअर पीजेंट ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन आपके पीजेंट ग्रुप ने ओवरऑल देखा जाए तो पार्टिसिपेट किया था। इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करी जाए तो उन्होंने आपका ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो हमने ऊपर डिस्कस करके आपको बताया है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करी गई है कि अनलाइक द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इट मेंटेन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी थ्रू आउट द ड्यूरेशन। तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी आपके थ्रू आउट ड्यूरेशन में नहीं थी। मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया था कि आपका एक स्ट्रगल फेज आता है, उसके बाद ट्रूज आता है, फिर रिवाइवल फेज आता है, उसके बाद लास्ट में आपका मूवमेंट डिक्लाइन कर जाता है। इसका मतलब यूनिफॉर्म आपका मूवमेंट नहीं चला था। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है आपकी गलत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है बी ऑप्शन 1 और 2 ओनली। होपफुली आपको समझ आया होगा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसे रिपीट कर लीजिएगा एक बार ढंग से। थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं। ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन मानसून से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्टर्न मानसून इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। और सेकंड है आपका एल नीनो इवेंट्स जनरली वीकेंस द मानसून बाय सप्रेसिंग कन्वेक्शन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। थर्ड स्टेटमेंट है द रिट्रीटिंग मानसून इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब हम लोग पहले ITCZ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। अब हम लोग पहले ITCZ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब पहले हम लोग इसमें ITCZ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये है आपका ITCZ, ठीक है जी। यहाँ पर आपका ITCZ गिवन है। और गर्मियों के वक्त में क्या होता है कि आपका जो ITCZ होता है, लो प्रेशर का जो होता है आपका रेंज होता है, ये शिफ्ट हो जाता है इंडिया के आसपास के रीजन में। इंडिया आपका इस जगह कहीं आसपास लाई करता है, ठीक है जी, इस जगह लाई करता है। तो लो प्रेशर जो होता है ITCZ, ये गर्मियों के वक्त में आपकी ऊपर शिफ्ट हो जाती है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इंडिया के आसपास का जोन आपका लो प्रेशर जोन हो जाता है। और लो प्रेशर होने की वजह से क्या होता है? लो प्रेशर होने की वजह से आपकी जो एयर होती है वो ऊपर उठती है, एयर ऊपर उठती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर्स क्रिएट होते हैं और कन्वेक्शनल रेनफॉल आपकी होती है, ठीक है। तो इंडिया के आसपास वैसे तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है, लेकिन गर्मियों के वक्त में ITCZ आपकी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर जोन यहाँ क्रिएट हो जाता है आपके इंडिया के आसपास। तो आपके बादल ऊपर उठते हैं और जिसकी वजह से आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है और ये मानसून को हेल्प करती है, ठीक है जी, मानसून को ये चीज़ हेल्प करती है। तो अब क्वेश्चन की ओर वापस चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द ऑनसेट ऑफ द साउथवर्ड मानसून इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द ITCZ। तो हाँ जी, ये चीज़ बिल्कुल सही है। आपके जो मानसून को ये चीज़ हेल्पफुल रहती है, आपको हेल्प करती है ITCZ का नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट।
अगला है एल नीनो इवेंट्स जनरली वीकेंस द मानसून बाय सप्रेसिंग द कन्वेक्शन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, ये इसमें आपको याद रखना है। यहाँ पर के एरिया में आपके, ठीक है, साउथ अमेरिका के आसपास का क्षेत्र होता है, यहाँ पर एल लीनो आपका आता है। क्या आता है आपका? एल लीनो आपका आता है। एल लीनो के आने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो उसके वाइसा वर्सा ये चीज़ होता है कि आपके इंडिया के आसपास का क्षेत्र में वहाँ पर आपके हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। एल लीनो के आने की वजह से आपके एंडीज़ और इसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और इंडिया के आसपास आपके हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो जिसकी वजह से लो प्रेशर जब यहाँ क्रिएट होता है तो यहाँ आपकी बारिश होती है, ठीक है। बारिश आपके एंडीज़ के आसपास के एरिया में, साउथ अमेरिका के आसपास के एरिया में आपके बारिश होती है और इंडिया में उस समय मोस्टली आपका ड्राई सीजन रहता है, ठीक है। मतलब बारिश ज़्यादा उस समय नहीं होती है, मानसून आपका वीक हो जाता है, ठीक है, मानसून आपका वीक हो जाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि हमेशा क्या आपका जब एल नीनो आता है तो उस समय आपका इंडिया का मानसून हमेशा वीक रहता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि 1997 में जब आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो आया था, स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो आने की वजह से इंडिया में तब भी आपके मानसून में अच्छी खासी बारिश हुई थी, ठीक ठाक बारिश हो गई थी। इसका कारण था आपका इंडियन ओशियन डाइपोल का मजबूत होना, इंडियन ओशियन डाइपोल का मजबूत होना, ठीक है, ये स्ट्रांग था। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, जब भी आपका इंडियन ओशियन डाइपोल जब स्ट्रांग होगा तो उस समय चाहे एल नीनो आए चाहे जो होगा, लेकिन आपके आसपास जो इंडिया के क्षेत्र है यहाँ पर मानसून में बारिश अच्छी खासी होगी। ये चीज़ दिमाग में रखना है। यहाँ पर लिखा गया है स्टेटमेंट में, एल नीनो इवेंट जनरली वीकेंस द मानसून बाय सप्रेसिंग द कन्वेक्शन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हाँ जी, जनरली तो वीक कर देता है आपके मानसून को, कुछ हद तक वो सप्रेस कर देता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है द रिट्रीटिंग मानसून इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो विंटर रेनफॉल जो आपके इंडिया में होती है ये होती है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। मेडिटेरेनियन ओशियन, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मेडिटेरेनियन ओशियन के आसपास से जो हवाएँ आपकी ठंडियों में उठती हैं और मॉइस्चर लेके आती है और हिमालय से टकरा कर ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जब आपके बारिश करती है उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू विंटर जो आपकी रेनफॉल होती है ये इस कारण की वजह से होती है। और यहाँ पर लिख रखा है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, ठीक है, याद रखना है आपको कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और क्वेश्चन आपका सही है इसमें ए ऑप्शन 1 and 2 ओनली। तो होपफुली ज्योग्राफी का मानसून का ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में अच्छे से फिट हो गया होगा। इसमें आप इंडियन ओशियन डाइपोल को थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि ये जब स्ट्रांग होगा तो आपके इंडिया के मानसून को एनरिच करेगा ताकि आपके इंडिया में अच्छी खासी बारिश हो। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है थोड़ा। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर बात करी गई है आपके नीति आयोग के बारे में, ठीक है जी। नीति आयोग के बारे में यहाँ बात करी गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इन इंडिया। रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन बाय नीति आयोग मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेकंड है आपका नीति आयोग functions as a constitutional body with binding policy power over states. Third है economic development necessarily involves improvement in the human capital indicators, not merely income levels. पहले इसमें नीति आयोग के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जो आपका नीति आयोग है, नीति आयोग जो है इसने आपको रिप्लेस किया है किसको? प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से आपका लागू हुआ है। उससे पहले आपका प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये चीज़ आपको नीति आयोग में ये याद रखनी है, सबसे बेसिक यहाँ से पूछी जाती है कि ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, साथ ही साथ आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब कि इसे पार्लियामेंट के कानून के तहत नहीं बनाया गया है, इसे एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस के थ्रू लाया गया है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस के थ्रू लाया गया है, आपकी कौन सी नीति आयोग को आपको लाया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, थिंक टैंक है जहाँ पर आपके एक्सपर्ट होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के और वो अलग अलग पॉलिसीज़ पे अपनी अपनी राय देते हैं। इसीलिए नीति आयोग आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच होती है। आपकी प्लानिंग कमीशन पहले आपकी ये प्लानिंग कमीशन था और नीति आयोग आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के लिए, और नीति आयोग जो है आपके ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के लिए लाई गई है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके जो नीति आयोग होते हैं, क्वेश्चन कई बार आपके PYQs में, CDS में, NDA में या फिर असिस्टेंट कमांडेंट अदर एग्जाम्स में आपके UPSC के क्वेश्चन आया है
कि आपके जो नीति आयोग होते हैं, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो इसके चेयरपर्सन होते हैं आपके पीएम। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, चेयरपर्सन होते हैं आपके पीएम होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं नीति आयोग के? तो ये अपॉइंट करे जाते हैं आपके पीएम के द्वारा, और ये कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के एक ऑफिसर होते हैं। मतलब कोई भी जो आपको ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा उसकी हैसियत आपके कैबिनेट मिनिस्टर के दर्ज की होगी, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। इक्वालिटी उसके कैबिनेट मिनिस्टर की पावर के हिसाब से होती है। तो इस समय आपके कौन है? ये हैं सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जी आपके वाइस चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, ठीक है। सीईओ कौन होते हैं? आपके नीति आयोग के सीईओ होते हैं जो पीएम के द्वारा आपके अपॉइंट करे जाते हैं, और ये सेक्रेटरी रैंक के जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उनकी पावर्स के बराबर इनकी पावर आपकी होती है। किसकी? नीति आयोग के सीईओ की। पीएम के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। और इस समय है आपके BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम आपके नीति आयोग के सीईओ, ये दिमाग में रखना है। गवर्निंग काउंसिल में आपके नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में आपके सभी स्टेट के जो सीएम होते हैं प्लस जो यूटीज़ होते हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ये आपकी गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग की। ये नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए था। नीति आयोग में एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि ऐसे कौन कौन से जो की इंडिसेस होते हैं या इनिशिएटिव हैं जो आपके नीति आयोग ने लिए हैं। तो ये चीज़ एग्जाम में आती है कि SDG इंडेक्स जो होता है वो आपके नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है। SDG इंडेक्स इंडिया। सेकंड है आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये भी आपके नीति आयोग द्वारा लाया जाता है। थर्ड है आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है ये भी आपके नीति आयोग द्वारा लाया गया है। फोर्थ है आपका अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन भी आपके नीति आयोग द्वारा लाया गया है। और फिफ्थ है आपका कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये भी आपके नीति आयोग द्वारा लाया गया है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि नीति आयोग के ये डिफरेंट इंडेक्स और इनिशिएटिव हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसके द्वारा लाए गए हैं? नीति आयोग के द्वारा, ठीक है जी। अब की डिफरेंस आपका नीति आयोग और आपके जो प्लानिंग कमीशन में ये चीज़ है कि नीति आयोग आपका बॉटम अप मॉडल को फॉलो करता है, ठीक है, बॉटम अप मॉडल को फॉलो करता है। मतलब स्टेट से जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे इनके जो इनिशिएटिव्स हैं वो सेंटर की ओर ट्रांसफ़र होते हैं, ना कि सेंटर जो अपनी बातें स्टेट पे थोप दे, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन यही चीज़ करता था। प्लानिंग कमीशन आपका टॉप बॉटम अप्रोच करता था, ठीक है, ऊपर से ऑर्डर्स पास होते थे और वो नीचे स्टेट्स तक जाते थे, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन के पास आपके पास पावर थी टू एलोकेट फंड्स, लेकिन आपके नीति आयोग के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। थर्ड जो इसमें आपको बात याद रखनी है कि प्लानिंग कमीशन आपकी एक प्लानिंग बॉडी थी। कौन सी थी? प्लानिंग बॉडी थी। और नीति आयोग आपका क्या है? पॉलिसी थिंक टैंक है। पॉलिसी थिंक टैंक है आपका नीति आयोग, ये दिमाग में रखना था। प्लानिंग कमीशन में होता यह था कि आपके स्टेट्स को तब इनवाइट किया जाता था जब आपकी प्लानिंग बन जाती थी, बाद में उस प्लानिंग को बताने के लिए आपको स्टेट्स को इनवाइट करा जाता था, ठीक है। प्लानिंग पहले बना ली जाती थी, उसके बाद स्टेट्स को इनवाइट किया जाता था और उनको प्लानिंग के बारे में बताया जाता था। लेकिन नीति आयोग में क्या होता है? नीति आयोग में स्टेट आपके गवर्निंग काउंसिल के पार्ट होते हैं और वो सब मिल के आपके नीति को बनाते हैं, मतलब पॉलिसीज़ को अच्छे से फ्रेम करते हैं। स्टेट्स का पार्टिसिपेशन इसमें पहले से ही होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था आपका नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन से। होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन की ओर वापस चलते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन बाय नीति आयोग मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हमने नीति आयोग आने के बाद बात करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। पहले सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती थी। सेकंड है नीति आयोग फंक्शंस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विद बाइंडिंग पॉलिसी पावर्स ओवर द स्टेट। यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, हमने यहाँ बात करी थी कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी नीति आयोग, ठीक है। और बाइंडिंग पॉलिसी जैसी कोई बात इसमें नहीं होती, ये चीज़ दिमाग में रखना। वो प्लानिंग कमीशन में होता था, नीति आयोग में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेसेसरली इन्वॉल्व्स इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर्स नॉट मेयरली इनकम लेवल। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। आपके ह्यूमन कैपिटल का ग्रोथ होना जरूरी है जब आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही हो। ये चीज़ सबसे बेसिक बात है आपकी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1 और 3 ओनली, ठीक है। 1 और 3 ओनली, मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी ढंग से समझ आया होगा। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड था। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है जी। ये कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज।
इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेन टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस। तो हाँ जी, सिंपल सी बात है, हमारी जो इंडियन सैटेलाइट जो हमारी लॉन्च कैपेबिलिटी बढ़ गई जब से, तब से हमने फॉरेन पे डिपेंड करना छोड़ दिया है। ठीक है, हम खुद से अब लॉन्च करने के लिए सक्षम है हर चीज़ के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकंड इसमें ये कही है, ड्यूल यूज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ब्लस द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री स्पेस कैपेबिलिटीज एप्लीकेशन। तो हाँ जी, जो आपकी टेक्नोलॉजी का ड्यूल इस्तेमाल होने लग गया है, जैसे कि आपकी सर्विलांस के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी जाती है, वो बोथ आपके मिलिट्री और आपके सिविलियन पर्पस के दोनों के लिए काम आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, इसने डिस्टिंक्शन को ब्लर कर दिया है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ठीक है, थर्ड है, इंडिया स्पेस प्रोग्राम इज एक्सक्लूसिवली सिविलियन इन नेचर ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर नहीं है जो हमको प्रोहिबिट करे कि हम लोग सिर्फ सिविलियन नेचर को ही फॉलो करेंगे आपके स्पेस प्रोग्राम में। ठीक है, ऐसी कोई आपकी अभी तक इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं फॉलो करी गई है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है 1 एंड 2 ओनली, जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसमें थोड़ा चीज़ समझना आपके लिए समझनी है कि रिसेंटली आपके इसरो ने आपके कौन कौन से जो मिशन है वो जो रिसेंटली लॉन्च किए हैं, जो आपके समझने जरूरी है। ठीक है, एक आपका इसने 2025 में लॉन्च किया है LVM3M5। ठीक है जी, LVM3M5, जिसे आपके CMS-03 लॉन्च भी कहा गया है। ये आपके नवंबर में लॉन्च हुआ था। ठीक है, CMS-03 मिशन आपका कब लॉन्च हुआ था? तो ये आपके नवंबर में लॉन्च हुआ था। LVM माने लॉन्ग व्हीकल, जो आपकी रिसेंट जो आपकी GSLV के बाद जो व्हीकल लॉन्च किया गया है आपके इसरो के द्वारा, ये LVM-3 रॉकेट है। ठीक है, इससे लॉन्च किया गया था आपका CMS-03 मिशन, नवंबर में लॉन्च किया गया था, जो दिमाग में रखना है। एक आपका GSLV से लॉन्च किया गया था, GSLV F-16 से लॉन्च किया गया था, ये था आपका निसार। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, लेकिन ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि ये जुलाई में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब फ्यूचर में जो आने वाली चीज़ें हैं वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 2026 में अपकमिंग मिशन है, ये है आपका गगनयान 1 मिशन। गगनयान 1 मिशन में इसे हम ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम है हमारा व्योममित्रा, इसे हम स्पेस में भेजेंगे। ठीक है जी, तो ये गगनयान 1 मिशन के थ्रू होगा। वैसे ओवरऑल गगनयान मिशन का आपका होल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की कैपेबिलिटी को हासिल कर लें। गगनयान 1 के बाद जो अगले जो मिशन होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ह्यूमंस को डायरेक्टली आपके स्पेस में भेजें, इसरो के थ्रू। ठीक है, इसरो के रॉकेट के थ्रू, तो ये दिमाग में रखना है। सेकंड है आपका इसमें ओशियन जो सैट है, ओशियन सैट 3A आपकी सैटेलाइट लॉन्च करी जाएगी। ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होगी 10th नंबर की, ये चीज़ आपकी लॉन्च करी जाएगी ओशियन सैट 3A के थ्रू, ये चीज़ याद रखनी है। थर्ड है इसमें आपके मंगलयान 2 मिशन आपका लॉन्च करा जाएगा, तो ये दिमाग में रखना है 2026 में। ये चीज़ आपके सबसे अपकमिंग मिशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो लॉन्ग रोड मैप है हमारे इसरो का, हमारा इसरो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ये दिमाग में रखना है कि हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। 2035 तक हम अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। 2035 तक चंद्रयान 4 मिशन हम लोग 2028 तक लॉन्च करेंगे, ये दिमाग में रखना है। 2028 तक कौन सा मिशन? चंद्रयान 4 मिशन। और मैड मून लैंडिंग आपका कब तक करने के लिए हमने सोचा है? ये हमने सोचा है 2040 तक। तो ये अपकमिंग हमारे जो टारगेट है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, ये उसकी कुछ झलक थी। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और कॉन्सेप्ट भी इसके पीछे जो हमारा गिवन था वो भी आप होपफुली अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएँ खुद से। ठीक है, और उसके पीछे कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसी वीडियोस मैं अगर रोज़ लेके आऊँगा आप सभी के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपकी होपफुली प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, ताकि आपका पेपर, जब तक CDS का पेपर आपका होने वाला है अप्रैल के आसपास, तब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, और आपके कई सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और जिसकी वजह से आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत NDA और CDS के लिए वीडियो थी। तो अगर आपने तो ये बोथ आपकी NDA और CDS के लिए वीडियोस थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे।